सुबह। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लखनऊ से दिल्ली तक, मिल्कीपुर से दिल्ली तक भाजपा बम बम है, बम बम। गदगदायमान, गदगद। दो बड़े संग्राम भाजपा ने आज जीते। उत्तर प्रदेश में एक ही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव था, वो था मिल्कीपुर। लेकिन चूंकि वो अयोध्या जिले का हिस्सा है वो विधानसभा, इसलिए वहां प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, नाक की लड़ाई थी, दो चेहरों की प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। सीधी टक्कर थी। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा के सांसद को अयोध्या का नया नरेश घोषित कर दिया था। तो वहां दांव पर यह विषय था कि क्या कोई व्यक्ति, कोई राजनेता अयोध्या का नरेश हो सकता है? क्या अयोध्या को जीता जा सकता है कोई राजनीतिक चौसर पर? कोई अयोध्या को हार सकता है, कोई अयोध्या को जीत सकता है क्या? या अयोध्या अजेय थी, अजेय है, अजेय रहेगी? ये वहां विषय था। तो मिल्कीपुर से जो परिणाम आया, उसने उत्तर प्रदेश की भाजपा ही नहीं, योगी आदित्यनाथ का ही कद नहीं बढ़ाया। उसने दिल्ली की भाजपा को भी और संघ परिवार को भी राजनीतिक अवधारणा के स्तर पर, सांस्कृतिक अवधारणा के स्तर पर एक बड़ी बढ़त दी अयोध्या धाम को लेकर। इसलिए मिल्कीपुर का संदेश बड़ा है। पूरे देश भर में भाजपा को यह कह के घेरा जाता था कि आप अयोध्या हार गए, अयोध्या में हार गए। भाजपा ने उस नैरेटिव का प्रतिकार किया और उसका राजनीतिक बदला ले लिया मिल्कीपुर से। वो नैरेटिव उसको केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में भी पूछा, वो नैरेटिव उसका पीछा करता था, बंगाल में भी करता था, बिहार में भी करता था, असम में भी करता था। राहुल गांधी भी पूछते थे, अखिलेश यादव भी पूछते थे कि आप तो अयोध्या हार गए। जून में अयोध्या, भाजपा अयोध्या हार गई, जो प्रचार हुआ फैजाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर, फरवरी में भाजपा ने उस नैरेटिव को ध्वस्तीभूत कर दिया और जीत भी इतनी बड़ी, 61,000 से ज्यादा की जीत हासिल कर ली। और ये मिल्कीपुर और कटहेरी 10 विधानसभा उपचुनावों में ये दो सीटें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभार में थी। यूं तो सारा ही चुनाव उनके प्रभार में था, लेकिन भाजपा ने एक व्यवस्था की थी संगठन के स्तर पर। 5 बड़े चेहरों को 2-2 विधानसभा सीटें बांटी थी। 2 विधानसभा सीटें कटहेरी और मिल्कीपुर योगी आदित्यनाथ को, ऐसे ही 2 सीटें ब्रजेश पाठक को, 2 सीटें केशव प्रसाद मौर्य को, 2 सीटें संगठन मंत्री धर्मपाल को और 2 सीटें भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष को। तो वो दोनों सीटें, कटहरी भी जीती भाजपा और मिल्कीपुर भी जीती इतने बड़े बहुमत से। तो रिजल्ट हो गया 100%, इसलिए भाजपा गदगद है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के झूठ के प्रपंच की राजनीति का अंत हो गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई। 27 में ये बिल्कुल समाप्तवादी हो जाएगी, मौर्य जी कह रहे हैं। और दूसरा बड़ा घटनाक्रम देश की राजधानी से हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हुआ, जहां 10 वर्ष का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का राजपाठ आज जनादेश ने पलट दिया। भाजपा का 27 साल का वनवास आज समाप्त किया जनता ने और केजरीवाल और उनकी पार्टी को वनवास पर भेज दिया। इसकी ये अवधि कितनी रहेगी ये नहीं पता। वनवास आज लिख दिया जनता ने केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। भाजपा का वनवास खत समाप्त हुआ, केजरीवाल का और उनकी पार्टी का वनवास आरंभ हो गया आज से, अभी से। केजरीवाल खुद हारे, मनीष सिसोदिया हारे, सत्येंद्र जैन हारे, आतिशी को छोड़ दें तो लगभग सभी बड़े चेहरे हार गए। अब जो बचे हैं, जो जीते हैं विधायक, वो कहां रहेंगे, कब तक रहेंगे पार्टी में,
एक संकट। दूसरा संकट, पंजाब की सरकार भी हिलडुल रही, उसका क्या होगा? और तीसरा संकट, तिहाड़ बुला रही है क्या? ये तीसरा संकट है। इसके संकेत आज आने लगे हैं कि तिहाड़ इज कॉलिंग, तिहाड़ बुला रही है अपने पुराने कैदियों को। इन तीन जटिल चुनौतियों से केजरीवाल को अब जूझना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात, मिल्कीपुर की शर्मनाक पराजय को, बड़ी पराजय को अखिलेश यादव ने भाजपा की झूठी जीत बता दिया। बोले झूठी है जीत, असली जीत बोले कौन सी है? बोले जो लोकसभा चुनाव में हुई थी जिसमें हम जीते थे वो असली थी, ये चुनाव फर्जी है, ये लूट है। लेकिन उसी समय दिल्ली में अपनी शर्मनाक पराजय पर जब अरविंद केजरीवाल देश के सामने आए तो उन्होंने ना इलेक्शन कमीशन को मुर्दा घोषित किया, ना इलेक्शन कमीशन पर कफन डाला, ना ईवीएम की ऐसी तैसी की, उसको गाली गलौज की, किसी पर कोई आक्षेप नहीं किया। शालीनता के साथ, लोकतंत्र की मर्यादा के साथ अपनी पराजय को स्वीकार किया, पार्टी की पराजय को स्वीकार किया और जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को विजय की बधाई दी। कम से कम केजरीवाल के इस आचरण से इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को सीखना चाहिए कि जब आप पराजित हो तो संयमित हो, संतुलित हो। क्या समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस केजरीवाल के इस हिस्से से सीखेगी कि इतनी बड़ी पराजय के बाद भी न इलेक्शन कमीशन पर आरोप, न ईवीएम पर आरोप, पराजय स्वीकार करना और जीतने वाले को बधाई देना, ये कम से कम एक अच्छा संकेतक है जो आज हमको दिखाई दिया। हमारे साथियों ने इस पूरे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हो, फिर बहस में चलते हैं। ये ढोल नगाड़े और ये नारेबाजी उस जीत का जश्न है जो हासिल तो बड़े जतन के बाद हुआ है, लेकिन जीत के इस परचम ने कई कयासों को कहीं पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मिल्कीपुर में बीजेपी ने ऐसी इबारत लिखी कि इतिहास बदल दिया। जीत का श्रेय मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज तो सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में मैं अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं। उनका सारा श्रेय उनको देता हूं, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली थी। माइक्रो मैनेजमेंट और तमाम मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के मिशन को फतह कर लिया, या यूं कहिए कि लोकसभा चुनाव की हार का बदला ले लिया। कुल मिलाकर मील के पत्थर सरीखी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीतकर सीएम योगी ने बीजेपी के इतिहास में ये नया अध्याय जोड़ दिया है। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मिल्कीपुर चुनाव में हार का ऐसा हश्र होगा
पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। और तो और मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मजबूत बूथ कहे जाने वाले करीब 50 बूथ पर भी सपा उम्मीदवार की उम्मीदें ढेर हो गई। वोटिंग के बाद से ही चुनाव आयोग, पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी परिणाम के बाद भी झूठ की जीत का नाम दे रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। आरोप सही है, आरोप सही है, बड़ी बेईमानी हुई है, कस के बेईमानी हुई है और चुनाव में लगे हुए कर्मचारियों ने किया है। अगर सही चुनाव होता तो 1 लाख वोट से जीतते। मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की जीत पर विपक्ष को फिर से ईवीएम याद आ गया। संविधान की हत्या और लोकतंत्र के खत्म होने का नारा याद आ गया। ये तो जनता का फैसला है, जनता ने जो फैसला करा उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी ईवीएम का खेल पूरे देश में चल ही रहा है। चुनाव आयोग को तो कफन ही देना चाहिए। अखिलेश जी ने सही कहा है, बिल्कुल। देश का चुनाव आयोग पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए है। ईवीएम अगर नहीं हटेगी तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैं तो जीतने के बाद भी कह रहा हूँ कि ईवीएम हटाओ। हमारी सरकार बन जाए मैं तब भी कहूँगा ईवीएम हटाओ। बहरहाल मिल्कीपुर के महारण में भले ही 3 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इम्तिहान सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव ही था। ऐसे में जो सवाल शोर करता था कि कौन पास करेगा इम्तिहान, उसका जवाब भी बखूबी मिल गया है। यानी मिल्कीपुर में सीएम योगी का जादू चल गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या करेंगे अवधेश प्रसाद, क्योंकि अति उत्साह में वो संन्यास तक का ऐलान कर बैठे थे। 2 बड़े सवाल खड़े हैं। एक कि जब इस मिल्कीपुर के बाय इलेक्शन को योगी वर्सेज अखिलेश कहा गया, 2 चेहरों का युद्ध कहा गया, तो जब इसका परिणाम आया तो स्वाभाविक तौर पर उसकी समीक्षा उसी ढंग से होगी। कौन जीता, कौन हारा। अजीत प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद की लड़ाई नहीं बताई जा रही थी। ये मिल्कीपुर, ये योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव बताई जा रही थी। तो समीक्षा भी उसी आधार पर होगी। और एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या समाजवादी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा में पहुंचे अवधेश प्रसाद, आज मिल्कीपुर उपचुनाव में पराजित हुए सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के पिता, क्या वो अपनी लोकसभा की सदस्यता से अब इस्तीफा देंगे? चूंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रतिज्ञा की थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरा बेटा चुनाव नहीं जीता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब देश उन अवधेश के इस्तीफे की प्रतीक्षा में है। ये बड़ा सवाल है। मेहमानों से परिचय करा दें। कृष्ण मोहन पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन पांडे जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिको वरिष्ठ पत्रकार है, नावेद जी का बहुत बहुत स्वागत। नावेद भाई, आपसे बात शुरू करूंगा। ये 2 सवाल, जब लड़ाई अखिलेश यादव वर्सेज योगी आदित्यनाथ थी तो समीक्षा भी उसी पे होगी। किसी ने नहीं कहा कि मिल्कीपुर में चंद्रभान और अजीत की लड़ाई है, किसी ने नहीं कहा। एक दूसरा, क्या अवधेश बाबू इस्तीफा देंगे? चूंकि वो मंच पर माइक पर माला पहन के घोषणा कर दिए थे कि अगर लड़का नहीं जीता तो इस्तीफा दे दूंगा। नवेश को जी बिल्कुल, जनता इस बात का इंतजार करेगी क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच पर यह बात कही थी और जाहिर सी बात है कि बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जबान के पक्के नेता हैं, उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है। तो इस बात की लोग उम्मीद करेंगे या वो अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही है कि ये बिल्कुल बात सही है कि ये प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं थी, 2 उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई थी, उनके चेहरे की लड़ाई थी। जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है इस चुनाव को जीतने के बाद, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में
बीजेपी हार गई थी, उसने उसको मेकअप किया, मेहनत की। योगी आदित्यनाथ 3 अनुष्ठानों से जुड़े थे, एक महाकुंभ में लगातार प्रयागराज में थे, उनको दिल्ली की विजय दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत समय दिया। और तीसरा मिल्कीपुर, ये त्रिकोणीय उनकी मेहनत नजर आ रही थी पिछले 2 महीने से, और ये तीनों जगह उनकी उपस्थिति थी। जाहिर सी बात है उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने वहां के लोकल लीडरशिप का सामंजस्य बनाया, उनको कोऑर्डिनेट किया, उनको मनाया, वहां पर जमीन पर काम किया। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के लिए निराशा का विषय है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का भी दावा था वहां जीत का, और इतिहास बताता है कि वो समाजवादियों की अपनी जमीन और जनाधार हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी कम जीती है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बड़ी सफलताएं हैं, एक मिल्कीपुर, दूसरे दिल्ली। दिल्ली भी 10-12 साल की बीजेपी की लहर के बाद भी बीजेपी सब जगह जीत रही थी, वहां नहीं जीत पा रही थी, और यहां तक कि वो आपसे मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी, इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन वो हारी नहीं, उसने अपना धैर्य नहीं खोया, वो उसने ये नहीं कहा कि चुनाव जो है ईवीएम हरा देती है, उसने संयम रखा, जमीन पे काम किया, रणनीति बनाई, अपना जनाधार बनाया, जनता के बीच विश्वास पैदा किया, और यही उसने अयोध्या की सरजमीन पर भी किया। जहां पर ये दोनों सफलताएं जो हैं, ये बड़ी बड़ी चुनौती थी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है, और दोनों सफलताओं में योगी आदित्यनाथ का श्रेय जाता है। जी ठीक नावेद भाई, मैं मनीष जी के पास आऊंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। एक बात आप लोगों के संज्ञान में होगी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, 2014 के, अशोक जी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, 2014 के बाद के भारत में अब तक तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और शायद कोई एक राज्य और है, 4 राज्य बचे जहां भाजपा की सरकार नहीं बनी विधानसभा में, सहयोग से या अकेले। बाकी सारे राज्यों में भाजपा और या एनडीए की सरकार बन गई। एक बार बनी हो चाहे 2 बार बनी हो, लेकिन बन गई। ये बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। ये नेहरू जी और इंदिरा जी के शुरुआती कालखंड को छोड़ दे तो बाकी भारत में कोई कर नहीं पाया ऐसा चमत्कार, कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, इतिहास की किताब में दर्ज हो गए, कोई नहीं कर पाया। ये बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ 4 राज्य, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हां ये 4। इसलिए मैंने कहा, मनीष गुप्ता, हम लोग कुछ दिन पहले मिल्कीपुर पर एक चर्चा कर रहे थे, तो मुझे ध्यान नहीं, समाजवादी पार्टी के मित्र थे जो, तो उन्होंने कहा था कि मिल्कीपुर के परिणाम आ जाने दीजिए, योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। क्या मिल्कीपुर का परिणाम आ गया? क्या कहता है मिल्कीपुर? और एक ताजा आंकड़ा, मतलब ताजे रेफरेंस के लिए पुराना आंकड़ा दे दूं, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अवधेश बाबू मिल्कीपुर विधानसभा से 7,000 की लीड लेके आए थे। कितने की? 7,000 की। वहां भाजपा ने 61,000 से हरा दिया। मनीष गुप्ता तो यहाँ से चेक कर लेंगे। अमिताभ जी, दरअसल स्थिति ये है कि जिस तरीके से अयोध्या के सांसद अवधेश जी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगातार ऐसे प्रस्तुत किया कि मानो वो उनके जीत के पेंडुलम है, जहां भी जाते पेंडुलम लाके घंटा सा बजाने लगते। कहीं ना कहीं भाजपा का अपमान तो करते ही करते, कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी ये कहते अयोध्या में राम मंदिर बना तो क्या हुआ, अयोध्या की जीत तो अवधेश प्रसाद जीत गए, अवधेश प्रसाद जी जीत गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, इसको सनातन से जोड़ा, और उसी मिल्कीपुर में जबरदस्त बाउंस बैक किया, यानी 55,000 की एक्स्ट्रा डिफरेंस, जहां 5-6 हजार की लीड थी वो 61,000 की लीड से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पर्सनल एफर्ट जो दिख रहा है वो इस चुनाव में है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है वो इस चुनाव को झूठ बता रहे हैं, यानी स्पष्ट तौर पर बौखलाहट सामने है, जिसे कहते हैं चोर पर मोर हो जाना। कई बार जब अखिलेश यादव जी कहीं भी हाथ पकड़ के अवधेश जी को आगे ले आए, अवधेश जी को साथ बिठा लिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अवधेश जी को बिठा लिया, जिसे कहते हैं सम्मान की जगह अपमान करना। जैसे औरंगजेब को कुछ भी करना होता तो मंदिर तोड़ दो भाई, हिंदुओं को डाउन कर दो, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ऐसा किया
तो सनातनी आस्था का मुद्दा बन गया था मिल्कीपुर का चुनाव, योगी जी के लिए प्रतिष्ठा का पॉइंट बन गया था मिल्कीपुर का चुनाव। भाजपा ने अपने ऊपर अपने दिल पे लिया मिल्कीपुर का चुनाव और परिणाम आज आपके सामने। ठीक बात। अशोक भाई के पास आऊं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। जब अवधेश जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो वहां एक नारा गढ़ा गया, अशोक भाई आपको ये स्मरण होगा, अयोध्या ना काशी यहां चलेगा पासी। क्या ये नारा लेके आए थे अवधेश बाबू और जीत भी गए थे। तो उसको प्रचार कर दिया गया कि अयोध्या को हरा दिया। एक प्रचार अयोध्या को हरा दिया, दूसरा प्रचार हुआ जो थोड़े समझदार लोग थे, जो बिल्कुल उत्पाती थे, उन्होंने कहा अयोध्या को हरा दिया। जो समझदार थे थोड़े, उन्होंने कहा अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। अब जैसे इसका लोकसभा में समीक्षा हुई, नैरेटिव गढ़ा गया, वैसे अब मिल्कीपुर की फिर नैरेटिव तो वैसे ही उसी चाल आधार पर होगा। क्योंकि इतनी समझदारी तो किसी ने दिखाई नहीं कि कोई माई का लाल अयोध्या नहीं जीत सकता, कोई अयोध्या को चौसर पर लगा सकता है, कोई हाड़ मास का आदमी अयोध्या का नरेश हो सकता है। ये तो समझदारी दिखाई नहीं। तो अब मिल्कीपुर की पराजय तो कष्टपूर्ण स्थितियों में लाके खड़ा करेगी अशोक जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपका पोस्टर बॉय है, विवाद बॉय है, अखिलेश जी के हैं अवधेश जी, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था ऐसा, और नहीं देंगे तो वचन जाएगा। इधर कुआं उधर खाई। अशोक जी देखिए, वचन, पहले तो मैं अपने भाजपा के मित्र को जीत की बधाई देता हूं, साथी प्रवक्ता को, और आपके सवालों पर आता हूं कि वचन जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे याद आ रहा है 8 नवंबर 2016 का दिन, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन का घोषणा माननीय मोदी जी ने किया था, और ये भी वचन दिया था उन्होंने पब्लिक को, अभी भी आर्काइव में पड़ा होगा, कि 40 दिन के बाद मित्रों अगर इस देश में काला धन आना न बंद हुआ, कमर आतंकवादियों की कमर न टूट गई, ये तमाम वादे किए थे, नहीं हुआ तो 40 दिन बाद मुझे बुला लेना, किसी चौराहे पे फांसी लगा देना। वादा नहीं पूरा किया। अवधेश जी से बहुत बड़े नेता है मोदी जी, इसमें देश के सबसे बड़े नेता है। तो जितने बड़े नेता, पहले तो उनको अपना वचन पूरी करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आते हैं मिल्कीपुर पे। मिल्कीपुर में देखिए अमिताभ जी, जो आपने बहुत सारी बातें की, फुल फ्लेज इलेक्शन, बाईपोल इलेक्शन में कैसे होता, मुझे याद आ गया रामायण का वो चरित्र चित्रण, जो बाली और सुग्रीव का जो किष्किंधा पहाड़ पे जो लड़ाई हो रही थी, तो बाली को वरदान था ना कि जो उसके सामने आएगा तो उसका अशोक भाई एक सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, फिर आपको पूरा अवसर है। ये थ्योरी आज नहीं चलेगी। ये थ्योरी मैं विनम्रता के साथ अस्वीकार करता हूं। इसी में आपने घोसी जीता, इसी सिस्टम में, इसी में आपने गोरखपुर और फूलपुर जीता। तब तो आप साइकिल हाथ में लिए चल रहे थे सब लोग, छोटी वाली साइकिल। क्या बोले, समय का पहिया घूम गया है, साइकिल चल गई है, नहीं कहा था? वो बाई इलेक्शन नहीं था, वो फुल फ्लेज इलेक्शन था मित्र, नहीं ना? कहा था ना, माला पहनी थी ना। तो मिल्कीपुर की पराजय को सीधे सीधे स्वीकार करने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे? अगर राजनीति करनी है तो जय पराजय में भागने से कैसे काम चलेगा अशोक भाई? नहीं, आपने गोरखपुर में अपनी जीत का सेहरा लिया था, फूलपुर में लिया था ना। तो जब लिया था, घोसी में लिया था, आपने मेरे साथ 100 बहस में कहा होगा, अमिताभ जी घोसी में पूरी सरकार पड़ी रही, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राजभर, और क्या हुआ? हाँ, सच बात थी। तो आज मिल्कीपुर पे मान लेना चाहिए, क्या समस्या है? काहे लड़ाई लड़े? नहीं, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा। घोसी जीते तो बोले हम थे इतने पराक्रमी, ये मिल्कीपुर हार गए 61,000 से। अरे बोले झूठे चुनाव है, ये झूठा चुनाव है। अशोक जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने घोसी का एग्जाम्पल दिया। घोसी नहीं, हमने गोरखपुर और फूलपुर भी दिया एग्जाम्पल। हाँ, गोरखपुर फूलपुर एग्जाम्पल दिया। लेकिन जो परिस्थितियां थी गोरखपुर, फूलपुर या घोसी, वो परिस्थिति मिल्कीपुर में नहीं थी। मिल्कीपुर आप दरअसल यूनिवर्सल रूल लगा देते हैं हर जगह के लिए। हर जगह के यूनिवर्सल रूल नहीं होता, हर परिस्थिति अलग अलग होती है। देखिए, जो मिल्कीपुर का मामला था, इसमें हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं कही गई जो जनता के गले न उतरे,
वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी ना कि महाराज जी आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, आपने टारगेट पूरा कर दिया 36 वाला 39 वाला, तो कहाँ टारगेट पूरा हो गया। महाराज जी आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। तो महाराज जी पहले ये बताएं कि अयोध्या की जनता के ऋणी रहेंगे चुनाव जीतने पर, कि उन पीठासीन अधिकारियों के ऋणी रहेंगे जिनके एहसान से जो भाजपा चुनाव जीती है। तो ये चीजें कोई मैनिपुलेटेड नहीं थे अमिताभ जी, या जो वहां पे उस दिन पांडे जी ने कहा कि 6 वोट मारे, कोई मैनिपुलेटेड हमारा वीडियो नहीं था, न तो हमारा आदमी था वो, न तो जो 2-3 लोग पकड़े गए तो सपा के लोग नहीं थे, वो भाजपा के ही लोग पकड़े गए थे, वो भी ठीक है अशोक भाई पकड़े गए जी थे। जी तो पूरा जो है एक जो माहौल मिल्कीपुर का बनाया गया था वो किसी बच्चे के गले से नहीं नीचे उतर रहा है। ठीक है अशोक भाई, मैं समझ गया जी। मैं कृष्ण मोहन के पांडे के पास चलूं, उससे पहले एक बात जो मैं समझ पाया हूं अब तक समाजवादी पार्टी के अप्रोच से, समाजवादी पार्टी इस देश में अनंत काल तक किसी भी चुनाव को सही नहीं मानेगी जिसमें वो ना जीते। एक लाइन क्लियर हो गई, हम जीतेंगे तो चुनाव को ठीक बताएंगे, नहीं तो फर्जी बताएंगे, चाहे जो कर लो। लोग कर लो, क्या कर लोगे, बोलने से रोक दोगे? हम बोलेंगे फर्जी है चुनाव, नहीं तो हमें जिताओ। जैसे अवधेश जी ने कहा हमारे लड़के जिताओ तो हम सांसद रहेंगे, हम भी छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी ने मुझे लगा लाइन खींच ली है। गोरखपुर में हम जीतेंगे तो हम कहेंगे चुनाव असली है, फूलपुर में जीतेंगे तो असली है, घोसी में जीतेंगे तो कहेंगे सुधाकर ने जग जीत लिया, ठीक बात। लेकिन हार जाएंगे तो कहेंगे चुनाव में फर्जी है। मुझे अरविंद केजरीवाल आज एक छोटे से अंश में ज्यादा नैतिक लगे अशोक भाई। वो आपके दोस्त हैं, आपके पार्टी के, और आप उनके दोस्त हैं। अखिलेश जी गए थे दिल्ली में प्रचार करने, उनका दिल्ली में केजरीवाल की हवा चल रही है। उन केजरीवाल ने आज जब पराजय के बाद जनता के सामने आए ना अशोक जी, तो उनने पीठासीन अधिकारी बंदूक तमंचा गोली और ईवीएम और इलेक्शन कमीशन मुर्दा कफन कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जनता का फैसला सिर माथे, भाजपा जीती है, जनता ने भाजपा को अवसर दिया है, भाजपा को बधाई। हम 10 साल जो जितनी हमारे क्षमता थी हमने जनता की सेवा की। अब उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन्यवाद। नहीं, उनसे तो सीखो, वो भी थतराई कर सकते थे आज केजरीवाल कि मटिया महल में बंदर आ गया और कड़कड़डूमा में कुत्ता आ गया था वोटिंग के समय। नहीं ना, ईवीएम शीवीएम कुछ नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने। बाकी उनकी 100 बात गलत हो सकती है, लेकिन आज की बात मुझे इतनी अच्छी लगी। इंडिया अलायंस को इससे सीखना चाहिए। जीत का जश्न मनाने का अधिकार भी उन्हीं को है नैतिक तौर पर, जो अपनी पराजय को साहस के साथ स्वीकार करते हैं। जो पराजय को स्वीकार नहीं कर सकते उनको जीत मिले तो जीत का जश्न मनाने का अधिकार नहीं होता। कृष्ण मोहन पांडे, मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम, 2 बड़ी विजय, 2 बड़ी राजनीतिक इबारत दीवार पर लिखी गई। मिल्कीपुर को, जैसा नावेद जी भी कह रहे थे, मिल्कीपुर वस्तुतः समाजवादियों की राजनीतिक जमीन है। वहां 6, 7, 8 बार तो अवधेश जी सांसद विधायक रहे। वहां पराजय होना एक बात है, और इतनी बड़ी पराजय होना वो भी तब जब अखिलेश जी वहां गए, डिंपल जी वहां गई, समाजवादी पार्टी के कई सांसद वहां रहे। उसके बाद, और जब सबको पता था कि लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश के तौर पर डिफाइन की जा रही है, तो मिल्कीपुर का पॉलिटिकल मैसेज क्या है कृष्ण मोहन पांडे आपके लिए? भाई देखिए, ये जो मिल्कीपुर का चुनाव था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आज जीत हुई है, इसमें एक बड़ा मैसेज जो गया समाजवादी पार्टी समझ सके तो, अन्यथा भारतीय जनता तो उसमें इनको समझाई दी है। देखिए, आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये राजनीतिक समय अनुसार क्रम चलता रहेगा, परंतु मिल्कीपुर और अयोध्या में भगवान राम हार गए, उनके मानने वाले लोग हार गए, अयोध्या हार गई, ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, एक बात। और दूसरा, ये भगवान नहीं चलेगा, यहाँ पासी, आगरा, पिछड़ा, कृष्णमोहन ये चलेंगे। ये राजनीति का मुझे लगता है कि बेहतर ककारा तो नहीं हो सकता है।
आप किसी भी जगह की व्यवस्था को, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को वहां के सामाजिक समीकरण के अनुसार, वहां के वैकासिक दृष्टि के अनुसार, वहां की क्षेत्रीय जो भावनाएं हैं उनके अनुसार चुनाव लड़िए। निश्चित तौर पर आपकी जीत हार जो भी होगी उसको स्वीकार करना होगा। मुझे लगता है जनता बार बार ये कार्य करती रहती है। और सही कहा है आपने कि लंबे और नावेद भाई लंबे दिनों से इनकी पत्रकारिता में ठीक ढंग से जानता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो समाजवादी गढ़ रहा, परंतु उसी समाजवादी गढ़ में मित्रसेन यादव जैसे लोगों को, मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता तो मुझे नहीं है, किस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपमानित करने का काम किया। और उसके साथ साथ अब जब ये वर्तमान में अवधेश जी आए तो अवधेश जी के साथ ये अयोध्या के राजा है, भगवान राम अयोध्या के राजा है, बाकी कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता है, ये जो नैरेटिव आपने कहा। और दूसरा विषय, इन्होंने अखिलेश वर्सेस योगी जी का जो ये नारा दिया, वहां की जनता समझ गई साहब इनको हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने नैरेटिव से मतलब है। वहां के यादव ने समझा कि ये मित्रसेन यादव के लोग वही लोग हैं जो मित्रसेन यादव को किस तरह से करते थे। वहां की जो आम आबादी है जो कि आज दिन वोट जाती है, वोट देके चली जाती है, बाकी देखती है वैकासिक दृष्टि क्या रही, उसने देखा कि ये मिल्कीपुर, ये अयोध्या जिसको सनातनी परंपरा की एक गढ़ कहा जाता है, उसको बोला अयोध्या हार गई, भगवान राम हार गए। साहब याद रखने की जरूरत है कि आप चुनाव लड़िए, परंतु भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य और अस्मिता से खिलवाड़ करने का कभी प्रयास मत कीजिए, अन्यथा रिजल्ट मिल्कीपुर होगा, रिजल्ट दिल्ली होगी। हो सकता है कल हम सत्ता में रहे न रहे, लोग सत्ता में आते हैं, इंदिरा गांधी जैसे लोग 23 सत्ता से बाहर हो गए, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी बिसात है, परंतु पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि भारतीय परंपरा को, जीवन शैली को, भारतीय आदर्श को और जीवन चुनाव के समय जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसका पालन करना होगा, अन्यथा मिल्कीपुर और दिल्ली बार बार दोहराते जाते रहेंगे। और ये जीत जनता पाई, दिल्ली की जीत उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो लगातार लंबे कालखंड से कार्य करते रहे, घर घर जाते रहे और जनता को समझाते रहे। आज उसका ये परिणाम है कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। ठीक बात ये दिल्ली की का चुनाव जी, ठीक बात। नावेद शिको, क्या राजनीति इतनी अड़ियल हो गई, मैं अड़ियल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्या, कि हम जीतेंगे तभी चुनाव को सर्टिफिकेट देंगे, ठीक चुनाव, अन्यथा नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ कर लो, क्या सोने को हो जाओ, नहीं मानेंगे हम, क्या ये जिद तो ठीक नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आज ये जिद नहीं दिखाई, ये परिपक्वता दिखाई कि हार को स्वीकार करते हैं संपूर्ण विनम्रता के साथ और जीतने वाले को बधाई देते हैं हृदय से। कम से कम ये लोकतांत्रिक ढंग से दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये दो बातें कही तो। उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव नहीं पच रहा, बोले ये नकली है, असली बोला कौन सा, बोले लोकसभा वाला असली था, ये नकली है। नावेद शिको, क्या ये मान लिया जाए कि जिसमें हम जीतेंगे वही चुनाव सही माना जाएगा? जी, समाजवादी पार्टी और अशोक भाई साहब इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो हार गए, अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार ना स्वीकार करना एक बड़ा सवाल होता है और बड़ी चिंता का विषय होता है। अशोक भाई साहब को एक बात मैं याद दिलाऊंगा और उनकी बात से सहमत हो जाऊंगा। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं सहमत होता हूं, बेईमानी से वो जीत गए, ये जीत सकते थे, इनकी यहां पर जीत पक्की थी। चलिए हम मान लेते हैं जिसकी सत्ता होती है वो मैनिपुलेशन करता है। और मैं एक चीज याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश जहां हर 10 लोगों में 2 लोग कार्यकर्ता होते हैं, किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। हर 10 में उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जाता है कि 10 में 2 लड़के किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। उस उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव जी निर्विरोध चुन ली गई थी। लाखों लोगों के मजमे में हजारों लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इसी पुलिस व्यवस्था, इसी प्रशासन ने किसी को पर्चा नहीं भरने दिया गया था। यानी हर सरकार में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, लेकिन फिर भी जीतने वाला जीत जाता है जिसके साथ जनता का विश्वास होता है। ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। पहले मैं जो याद दिला रहा हूं, बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में किसी ने पर्चा ही नहीं भरा और डिंपल यादव जी निर्विरोध चुन ली गई। तो क्या उस वक्त ये खेल नहीं हो रहा था? तब भी खेल होता था, 50 साल पहले भी होता था और अब भी हो सकता है। आप सही कह रहे हो,
लेकिन फिर भी जनाधार होता है, जनता के बीच अगर नेता होता है तो फिर भी 10-15% का मैनिपुलेशन के बाद भी जीत जाता है। दूसरी बात मैं एक याद दिलाऊंगा, योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा बहुत चला था कि बटोगे तो कटोगे। अब उसके नए वर्जन आए और एक कश्मीर से एक आया है, अब्दुल्ला साहब ने वो ट्वीट किया है कि और लड़ो। ये वर्जन है योगी आदित्यनाथ का दूसरा, जैसे साउथ की फिल्मों का वर्जन हिंदी वर्जन होता है। वो कह रहे हैं अगर आपकी बात सही है, और राहुल गांधी जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केजरीवाल जी ने भी कहा कि यहाँ लोटस होने वाला है और लूटने वाला है लोकतंत्र और बिकने वाला है, तो आप सब मिलके दरी बिछाते और बैठ जाते, कहते हर में जब हारने है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तो बस प्रदर्शन होगा। नावेद भाई ठीक, नावेद भाई एक मिनट रोकेंगे, नावेद भाई आपको रोकेंगे, एक मिनट रोकेंगे, फिर ठीक एक मिनट, फिर मनीष गुप्ता के पास जाऊं। लेकिन एक बात जो नावेद शिकोह ने कही लोटस की, ऑपरेशन लोटस, अब तो लोटस की जरूरत कहां रही, अब मुझे दूसरी संभावना दिख रही है। कल तक तो लोटस चल भी रहा था, अशोक भैया आप भी ध्यान देना मेरे निवेदन पे, अब तो लोटस ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। अब जो 20-22 उधर जीते हैं वो स्वेच्छा से कुंडी खटखटाने लगेंगे, तब क्या करोगे? महाजना एन गथा सपंथा, बोले भैया नावेद बाबू आपको उनका पता मालूम है, बोले हमें भी लिए चलना है, हमारी भी दाखिला करा दो वहां। नावेद शिकोह तब क्या करोगे? ये दिल्ली में होने वाला है, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। अब तो सबसे बड़ी चिंता ये इस बात की है कि सरकार गई सो गई, पार्टी बचे। नावेद शिकोह छोटा सा कमेंट, सरकार गई सो गई, पार्टी तो बचे, ये बड़ी चुनौती है कि नहीं आम आदमी पार्टी के साथ? पार्टी को भी खतरा बन गया है और पंजाब को भी खतरा बन गया है, क्योंकि ये कांग्रेस की ही मंशा थी कि जिस तरीके से रिप्लेस किया आम आदमी पार्टी ने और अपना दायरा फैला रहे थे, उन्होंने पंजाब में नाश कर दिया। वहां पर जहां भाजपा से मुकाबिल कांग्रेस हुआ करती थी, वहां सीटें निकाल दी, गुजरात में, गोवा में चले गए। तो ये कांग्रेस की पॉलिसी थी और उसमें वो किसी हद तक हार के भी कहीं ना कहीं सफल हो गई कि भाजपा के सामने सिर्फ हम ही खड़े होंगे। और ये बिल्कुल आप बात है, 48 घंटे के अंदर टूट फूट शुरू हो जाएगी, सब भगदड़ मच जाएगी। तो वो हमारे ऊपर ये आरोप है, हमारी ये चार्जशीट है, और कहीं ना कहीं इसका तस्वीर नजर आएगी और पंजाब में भी इसकी सूरत नजर आएगी। अभी तो घर को सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तो ये हो कि हम अपना घर कैसे बनाएं, अभी तो पंजाब की सरकार बचाना है। जी मनीष गुप्ता जी, लोग योगी आदित्यनाथ की विदाई की तारीख पहले बताए थे कि 4 जून है लोकसभा चुनाव के परिणाम, फिर कुछ घटनाएं घटी, उनसे उम्मीद बंधी, फिर मिल्कीपुर से उम्मीद थी कि मिल्कीपुर का परिणाम आएगा तो अब की तो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। मिल्कीपुर 61,000 से जीत गए। समाजवादी पार्टी यहां 7,000 की लीड लेकर आई थी लोकसभा में, इस विधानसभा क्षेत्र में। भाजपा ने 61,000 से ज्यादा से जीत दर्ज करा दी। अब कैसे व्याख्यायित करेंगे इसको? और भाजपा ने, ये आपको याद ही होगा, भाजपा ने 10 विधानसभा उपचुनावों में 8-2 का रेशियो रहा है, उसमें 2-2 सीटें 5 बड़े लोगों को बांटी थी संगठन ने। 2 सीट योगी आदित्यनाथ, 2 ब्रजेश पाठक, 2 केशव प्रसाद मौर्य, 2 भूपेंद्र चौधरी, 2 धर्मपाल संगठन मंत्री। योगी जी के खाते में 2 सीट आई थी, कटहरी और मिल्कीपुर। एक का रिजल्ट पहले आ गया, एक का आज आ गया। मनीष जी, क्या इसे ये ना कहा जाए कि ये भारत की भाजपा की जबरदस्त सांगठन क्षमता का द्योतक है? क्या ये नहीं कहना चाहिए जब पार्टी ऑर्गेनाइज तरीके से फोकस करती है, पार्टी के किसी बड़े नेता को कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर एरिया में आपको जीत के दिखाना है, जब पर्सनल ग्रोथ से आपके टारगेट को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ प्रूव होती है। और ये लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे कि मंदिर यही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया तो वो गायब हो गए। जब वो कहने लगा मिल्कीपुर हम जीतेंगे,
आपकी तो बात खराब हो चुकी है, आपका तो अयोध्या मंदिर बनाना बेकार रहा। उनके लिए मिल्कीपुर एक सबक है। और मैं सही मायनों में एक बात बोलूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीती है, यहां बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रचार हुआ है। मैं समझता हूं एक भी ऐसा व्यक्ति जो संघ परिवार से कनेक्ट रखता हो, उससे पर्सनल मीटिंग ना कर ली हो। पिछले 3 चुनावों से मैं ये देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट पे बहुत काम कर रही है। दिल्ली में भी वही किया है, दिल्ली में भी वही किया है। करीब 70,000 छोटी सभाएं हुई, छोटी सभा तो नहीं को मीटिंग्स कहूंगा, ठीक है ना, छोटी बैठकें। नावेद भाई 70,000 क्या साल भर के भीतर, कोई मोहल्ला ही नहीं छोड़ा, कोई गली नहीं छोड़ी जहां 10-5 लोगों को लेके एक आदमी बैठ नहीं लिया। खैर ये माइक्रो मैनेजमेंट है इलेक्शन का। खैर अशोक भाई पास चलो। अशोक भाई, क्या आपको अब सेकंड थॉट के तहत ऐसा लग रहा है, क्या पार्टी को ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि अगर अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट नहीं देते, भाई पिता सांसद था ही, तो कि लड़का भी उसी इलाके में विधायक बन जाए, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि इससे भी बताया गया कि नाराजगी हुई और आपका एक कर्मठ कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ कर गया इलेक्शन से पहले और चंद्रशेखर की पार्टी से टिकट ले आया, वो भी पासी था। उसने कहा कि अखिलेश जी ने हमसे वादा किया था कि तुम्हें लड़ाएंगे, अब बोले अवधेश ले आए अपने लड़के के लिए टिकट। क्या आपको लग रहा है कि अगर यहां पर अवधेश प्रसाद के लड़के की जगह किसी सामान्य कार्यकर्ता पर दांव लगाया होता तो परिणाम बदल सकते थे? अशोक भाई। अमिताभ जी देखिए, मिल्कीपुर में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो अवधेश प्रसाद जी के ही बेटे थे, वही बेस्ट ऑप्शन थे। इसके अलावा पार्टी को जो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना था, पार्टी ने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं सार्वजनिक जगहों पे लिखा रहता है अमिताभ जी, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट, मतलब पॉकेट मारों से सावधान। वो भारतीय जनता पार्टी को देख के लगता है कि इसके लिए लिखना चाहिए बिवेयर वोट मारों से सावधान, विधायक मारों से सावधान, सांसद मारों से सावधान, पार्टी मारों से सावधान। मतलब ये पॉकेट मारों वाला मामला नहीं, बहुत ऊपर जा चुका है। ये विपक्षी दलों का वोट मार देगी, उनके विधायकों को जो है चुरा लेगी, उनके सांसदों को चुरा लेगी। महाराष्ट्र और कई एग्जाम्पल देखें तो पूरी पार्टी चुरा लेती है। तो ये जो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं लोग, भाजपा के लोग, और माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये बातें मतलब बड़ा उल्टा पुल्टा समझ में आता है कि इनका माइक्रो मैनेजमेंट, चाणक्य नीति, फलाने नीति, धमकाने नीति, ये सब नीतियां कहाँ चली गई थी अमिताभ जी? जब माननीय मोदी जी 3,27,000 वोटों से हारते बचे काशी में, तब भी तो यही माइक्रो मैनेजमेंट था, तब भी तो यही चाणक्य थे, तब भी यही सारी भाजपा थी। ऐसा नहीं कि भाजपा का बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म हो गया है, क्योंकि वो फुल फ्लेज चुनाव था। तो उस चुनाव में इनको इनकी असलियत समझ में आई। अरे परेशान ना हो मनीष गुप्ता, आपके बारे में आएगी तो आप परेशान नहीं हो रहा, तो जो अरे ममता जी कैसे नहीं, एक मिनट मनीष भाई, अभी रुक जाओ उनकी बात। आशा भी आप कभी केवल अशोक जी की बात अभी रुकना होगा। अशोक जी आप कहिए जी। हाँ जी जी, तो मैं ये कह रहा था अमिताभ जी कि ये सारा मैनेजमेंट, माइक्रो, मेजर और माइक्रो जितने मैनेजमेंट थे, सारे मैनेजमेंट लोकसभा चुनाव में भी थे अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। पार्टी भी वही थी। मामला क्या था? फुल फ्लेज चुनाव। फुल फ्लेज चुनाव में यही होता है कि बेईमानी नहीं हो पाती है। उपचुनाव में बेईमानी होती है, गुंडागर्दी होती है, दादागिरी होती है, जिसके वजह से जो फेयर इलेक्शन का रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। हम लोग अपनी हार की समीक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपने सुझाव दिया है उस सुझाव के तहत हम लोग अपनी हार की समीक्षा करेंगे। अशोक भाई ठीक है, ठीक है, उसको ठीक किया जाएगा। मैं अशोक जी के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी से एक बात कहूंगा, बीमारी नहीं मानोगे तो हो सकता है टीवी पे उलझ सकते हो थोड़ी देर, क्या या तो घंटे भर में शो बाइंड अप हो जाएगा, उलझ लो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है कह लो, लेकिन उससे ठीक नहीं होगी पार्टी। मैं एक पुराना उदाहरण बताता हूं, फिर कृष्णमोहन जी के पास जाऊंगा। अशोक भाई गंभीरता से उसको सुन लीजिएगा बस। आपकी सरकार थी, 14 का चुनाव हुआ, क्या आपकी सरकार के नेतृत्व में 14 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। आपकी पार्टी 5 लोग जीते। आपकी पार्टी ने एक शिखर समीक्षा बैठक बुलाई थी, नावेद को शायद स्मरण हो, क्या उसमें नेताजी खुद बैठे सबसे आगे ऊपर, क्या मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोगों को उन्होंने खड़ा करके कहा कि तुमको मंत्री बना के रखा हमने, है तुम्हारा बूथ हार गए,
और बहस कर रहे हो, बैठो बाहर निकालो इनको। क्या नेताजी टेलीफोन करिएगा, मैं नाम बता दूंगा किन मंत्रियों से उन्होंने कहा था। फिर ऐसी गोल गोल बातें बताई गई कि उनको, तो उनने कहा हमको ये सब ना बताओ। ममता, जयललिता, चंद्रबाबू बोले, नवीन पटनायक बोले इन्होंने अपने राज्य में भाजपा का रथ बांध लिया कि नहीं घोड़ा, बोले तुम लोग बांध नहीं पाए, अपनी कमजोरी को मानो पहले। अशोक जी, ये नेताजी ने कहा था पहले अपनी कमजोरी मानना सीखो तो सुधार कर पाओगे। क्या जब हम यही मान लेंगे कि सब फर्जी है, जब तक हमने जीते सब फर्जी है, तो फिर तो हो गया, फिर काहे की क्यों समीक्षा करेंगे आप? फिर तो समीक्षा की जरूरत ही नहीं ना। ये मुलायम सिंह जी हो सकता है गलत कह गए हो कि पहले अपनी कमजोरी मानो। काहे की समीक्षा होगी? अवधेश प्रसाद अपने घर का बूथ हार गए और आप कह रहे हो सबसे मजबूत आदमी यही था मेरा। दुनिया में हार जाओ, सफाई में तो जीतेंगे कि नहीं? नावेद गलत कह रहा हूं? 8 बार विधायक, 2 बार सांसद, मंत्री सब रह लिए अवधेश जी, बूथ हार गए। अजीत बूथ, तो वो क्या फिर वॉशिंगटन डीसी में चुनाव जीतेंगे? ये हॉलैंड पोलैंड में लड़ेंगे? अरे घरे में हार गए भैया। और यही बात मुलायम सिंह जी ने उस वक्त बड़बोले लोगों से कही थी। उन्होंने कहा था हमको तो तकलीफ होती संसद में, हमारा लोग मजाक बनाते। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने ये मानना ही बंद कर दिया कि कोई हमारे अंदर कोई कमी है। बोलो ना, चुनावी फर्जी है। अशोक जी ने कहा कि उपचुनाव में धांधली गुंडागर्दी हो जाती है। मैं उनकी बात को सही मान लेता। अगर वो आज भी ये कह देंगे तो मैं उनकी बात को सही मान लूंगा कि गोरखपुर और फूलपुर और घोसी की जीत फर्जी थी, हमारी गुंडागर्दी से हमने हासिल की थी। अगर आप आज ये मान लोगे तो मैं मान लूंगा मिल्कीपुर। अशोक जी, आप ये समाजवादी पार्टी मान सकती है कि बाई इलेक्शन फर्जी होते हैं, इसलिए वो तीनों जीतें हमारी फर्जी थी। जी अमिताभ जी, देखिए जो आपने कहा गोरखपुर, फूलपुर, घोसी, ये अगर प्रशासनिक गुंडागर्दी नहीं होती अमिताभ जी, तो हम लिख के दे रहे हैं कि चुनाव हम लोग जितने मार्जिन से जीते उसके डबल मार्जिन से चुनाव जीते होते। अब ये डबल मार्जिन से चुनाव जीते अमिताभ जी, डबल बता रहे हैं आपको। इस सरकार में जितना गुंडाई, जितना उत्पीड़न बीएलओ से लेकर के और एसडीएम तक और डीएम तक हो रहा है, किसी से छुपा है क्या अमिताभ जी? आप लोग ठीक है अशोक भाई, ठीक है, अब ठीक है, हम आपसे वही पूछ रहे हैं। हमारा कोई वो नहीं, आप स्वतंत्र पार्टी है। कृष्ण मोहन पांडे के पास जाए उससे पहले, ताकि सनद रहे, एक तथ्य रख दूं। गोरखपुर और फूलपुर जब जीता था आप विपक्ष ने, अशोक जी पूरे सम्मान के साथ निवेदन करूंगा, तब गुंडई का, वोट लूटने का, बंदूक का, दरोगा का कोई आरोप समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया था। नावेद नहीं लगाया था ना, तो आज उसमें आरोप नहीं घुसा सकते भैया। उस वक्त चुनाव पर आपने कोई सवाल नहीं उठाया था, आज उसमें ना घुसाओ महाराज, ऐसा नहीं करो। 8वें की मार्कशीट में 20 साल बाद नंबर बढ़ा लोगे क्या? नहीं ना। इसलिए अगर वो जीत पवित्र थी तो ये हार भी पवित्र है ना। कृष्णमोहन पांडे, मिल्कीपुर की जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा या इसका क्या असर रहेगा, क्या दिख रहा है आपको? क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि ये विधानसभा चुनाव के और अब के टाइम के बीच का कहा जा रहा है ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव ही होगा? क्या ये वहां के किसी ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है मिल्कीपुर? देखिए अमिताभ भाई, मैंने शुरू में ही कहा और पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये मिल्कीपुर का चुनाव और वो जो वर्तमान का आज का रिजल्ट ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वही उत्तर प्रदेश का शासक बन सकता है, उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर वही सत्ता जा सकती है जो भारतीय मूल्य परंपरा, आदर्श और अयोध्या के जैसी परंपरा को स्वीकार करेगा। एक विषय। दूसरा, हम कटेंगे तो बटेंगे, ये अभी कई बार इस पर चर्चा हुई, वो इसलिए है, नावेद भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो इसलिए है कि सामाजिक संरचना को आपको बना के रखना होगा। आप अगर आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
ये जो नारा देंगे इससे जनता कुछ देर तक प्रसन्न हो सकती है, परंतु इस देश की बहुसंख्यक जनता, इस उत्तर प्रदेश की इंटेलेक्चुअल जनता विकास पे बात करती है और उसी पे वोट करती है। और इसका एक फॉर्मूला और बताता हूँ, अमिताभ भाई आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, नावेद भाई भी ठीक करके जानते हैं, हमारे साथी तो इसके प्रणेता रहे हैं। जिस फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव की चर्चा हो रही है, एक बात उससे और कहा गया था कि जो ये चुनाव का रिजल्ट आएगा 2019 में इसी परिपाटी पे उत्तर प्रदेश और देश चलेगा। उसके पीछे कारण था, इन्होंने बताया था कि दलित जो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% के करीब है और 27% पिछड़े और 12% जो है अल्पसंख्यक, ये सब मिलकर जिस तरह से फूलपुर और गोरखपुर को जिताए हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश और देश चलेगा। और उसका रिजल्ट जब 2019 में चुनाव हुआ तो अमिताभ भाई आपके सामने था, 5 सीट समाजवादी पार्टी और 10 सीट बहुजन समाज पार्टी और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी थी। आपके बहकावे से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा, आपके अगला पिछड़ा दलित झगड़ा अल्पसंख्यक इससे उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश और देश विकास से चलेगा, परंपराओं से चलेगा, राजनीतिक सूचना रही है, राजनीतिक ठीक है कृष्णमोहन जी, एक कॉमन, ठीक है कृष्णमोहन भाई, ठीक है, एक कॉमन सवाल में सब ठीक है, कुछ योगी आदित्यनाथ जी और देश के सचिव प्रधानमंत्री, ठीक है कृष्णमोहन भाई, ठीक है रुकना, ठीक है भाई, उस पे काम एक कॉमन सवाल मैं सारे मित्रों से लूंगा। नावेद से शुरू करूंगा। नावेद भाई, क्या पीडीए का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, मैं ऐसी ही मूर्खता कभी नहीं करता कि मैं कहूं अयोध्या हार गई या मैं कहूं पीडीए हार गया, नहीं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक थोड़े ना हार सकता है। पीडीए का जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो राजनीतिक अवधारणा बनाई समाजवादी पार्टी ने, क्या उसमें उसका रंग उतर रहा है जो लोकसभा में हमको रंग दिखा था और कहा गया था क्रेडिट गोज टू दिस न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ समाजवादी पार्टी दैट इज कॉल्ड पीडीए, क्या? और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के सारे लोगों ने एक ही बात दोहराई, पीडीए पीडीए ओनली पीडीए। लगा कि देश में एक नई पॉलिटिकल थीसिस आ गई। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव और उससे पहले 9 अन्य उपचुनाव, 10 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद। 10 में 2 सपा जीत पाई है, 8 भाजपा जीती है। क्या ये माने कि पीडीए की राजनीतिक थ्योरी समाजवादी पार्टी ने जो लॉन्च की थी उसका वो जो उतार था, वो जो चढ़ाव था वो उतार पर है? नहीं, उसका मुलम्मा तो उतरा है, बल्कि उसका आधार भी किसका है। थोड़ा क्षमा के साथ मैं कहूंगा, शायद इनको बुरा लगे हमारे अशोक भाई साहब को, क्योंकि जो पीडीए तो बात की बात है, वो तो एक अवधारणा बहुत पुरानी मुलायम सिंह की थी, लेकिन उनका आधार जो मुस्लिम यादव था वो भी टैली बता रही है कि यादव भी किसका है। यहाँ मिल्कीपुर में यादव भी किसका है, और दिल्ली जाइए तो वहां पंजाबी, जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से पंजाबियों की, सिखों की और मुसलमानों की दूरी है, मुस्लिम और सिख वोट भी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की। आपका जब तक मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगा, संगठन मजबूत नहीं होगा, नियत साफ नहीं होगी, जमीनी संघर्ष नहीं होगा, और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे, उस अवधारणा में अगर फॉलो नहीं करोगे। देखिए, भाजपा सपा से सीखे और सपा से भाजपा सीखे और भाजपा से सपा सीखे, ये तरीका होता है। क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। एक चीज मैं याद दिलाता हूं, दिल्ली में ऐसे लोगों को टिकट दिया उन दलों का जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, ये मैसेज देने के लिए कि हमारा गठबंधन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए बता रहा है। यहां पर जो बना हुआ गठबंधन जिसने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सफलता, वहां आपस में मार काट चली हुई है। वहां आप और कांग्रेस लड़ रही है, वो वहां अखिलेश यादव जी आपका समर्थन करने के लिए मुंह फुला लिया कांग्रेस ने। आप बट रहे हो, इसलिए भी आप सफलता की रफ्तार से कट रहे हो। ये संदेश योगी आदित्यनाथ का समाज के लिए तो था ही, भाजपा के लिए था, सरकार के लिए था, सारे धर्मों के लिए था, और सबसे पहले समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए था। इंडिया गठबंधन बढ़ता रहा और बर्बाद होने के संकेत दे रहा है। ये चुनावी नतीजे जो आए हैं, ये बटने का और आपसी कलह का है। बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले समाजवादियों को इसका स्वागत करना चाहिए था, इंडिया गठबंधन को करना चाहिए था। मैं फिर याद दिला रहा हूं, आज जो चुनाव भाजपा दिल्ली में जीती है, उसमें 2 ऐसे लोगों को दिया है जिन पार्टी का कहीं अस्तित्व ही नहीं था, केवल अपनी यूनिटी को डेवलप करने ठीक बात नावेद भाई, ठीक बात है। नावेद शिको ठीक कह रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड
और एलजेपी चिराग पासवान, इन दोनों पार्टियों के एक एक उम्मीदवार भाजपा ने दिल्ली में उतारे, सिर्फ यूनिटी का संदेश देने के लिए कि हम एक हैं। वो जीते या हारे इससे भाजपा को फर्क नहीं, लेकिन उसने टिकट दी। कांग्रेस और सपा के बीच में लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार तल्खी ही तल्खी है, और दिल्ली का परिणाम यह बताता है कि अब बहुत कठिन है डगर पनघट की। इंडिया अलायंस में अब धय तेरे की होना लाजमी है, जान लीजिए। क्या अभी तो ये परिणाम का हैंगओवर थोड़ा निकल जाए, जो हारे हैं वो सदमे से उबर जाएं, उसके बाद इंडिया अलायंस में ही धय तेरे की मचेगी। केजरीवाल कुछ कहेंगे, कांग्रेसी कुछ कहेंगे। आज कांग्रेसी लड्डू बांट रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी की शर्मनाक पराजय पर कांग्रेस लड्डू बांट रही है, और करीब मेरा जो हुआ सो हुआ, केजरीवाल हार गए क्या, और तकनीकी तौर पर दोनों इंडिया अलायंस में है। तब ऐसे अलायंस को तो प्रणाम करना पड़ेगा। एक दूसरे की राजनीतिक मृत्यु की कामना करते हुए दल कह रहे हैं हम एक ही साथ हैं। नहीं, व्यवहार अगर दुश्मन वाला है तो गठबंधन कैसे चलेगा। खैर मनीष बाबू, मेरा प्रश्न वही आपसे, क्या पीडीए की राजनीतिक थ्योरी कमजोर हो गई? क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले भी समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछा था कि वहां मिल्कीपुर का कोर इशू क्या है, तो उन्होंने कहा था अमिताभ जी कोर इशू है पीडीए मिल्कीपुर के चुनाव में हमारा। देखिए, पीडीए कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये कोरी अवसरवादिता है। स्थिति ये है, मुस्लिम समाज अखिलेश यादव के साथ सिर्फ इसलिए जुटा है क्योंकि उसे लगता है कि कांग्रेस यहां कमजोर है। जहां जहां मुस्लिम समाज को यह लगता है कि जो पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम होगी उसी को वोट दिया जाएगा। संयोग बस उत्तर प्रदेश में अखिलेश बाबू हैं, तो अखिलेश बाबू को वोट मिल रहे हैं। जिस दिन ओबीसी का सिक्का सीधा पड़ेगा उस दिन एक भी वोट मुसलमान का अखिलेश यादव को नहीं मिल रहा। अभी दरअसल हो क्या रहा है कि एआईएमआईएम का सिक्का सीधा नहीं पड़ रहा है, उसका कैंडिडेट देखिए दोनों जगह जीत को बदल दिया। अगर एआईएमआईएम का बंदा नहीं होता तो जीत का परिणाम मुस्तफाबाद में बदल जाता, लेकिन जैसे ही उनका सेट सीधा पड़ेगा, जैसे ही पूरे यूपी में कॉन्फिडेंट के चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश जी आउट हो जाएंगे। अगर उन्हें लगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। और यहाँ दिल्ली में क्या हुआ, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट बिल्कुल कम दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसलिए थोड़ी दिया कि अखिलेश यादव फरमान जारी कर गए थे, ये ममता बनर्जी फरमान जारी कर गई थी। पर अगर ऐसा फरमान होता तो समाजवादी पार्टी दिल्ली में 10 कैंडिडेट खड़ा कर लेती, हो जाता, आईना आ जाता, सामने ऊँटनी के नीचे आ जाती। सच्चाई ये थी, मुसलमान को किसी बात से मतलब नहीं, उसको मतलब सिर्फ एक है, कौन बीजेपी को हराएगा। अगर अखिलेश यादव जी 2 सीट से लड़ लेते, ओखला से, मुस्तफाबाद से, जहां से वहां से लड़ लेते, मुस्लिम मेजोरिटी होती, उनको पता लगता था कितने मुस्लिम वोट उनके साथ हैं। सच्चाई ये है, पीडीए में कोई अस्तित्व है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो चुनावी नारा गढ़ना है, इसलिए ये गढ़ा हुआ है। ठीक बात। अशोक भाई, मनीष जी कह रहे हैं कि पीडीए कुछ वास्तविकता में नहीं है, वो एक इल्यूजन है, एक आभासी नारा है कि भाई ठीक है नारा दे दिया। क्योंकि 10 उपचुनाव हुए, इसी प्रदेश की जनता ने उन पर वोट किया। आपका कोर इशू हर चुनाव में पीडीए ही है अब तो स्वाभाविक है पीडीए के नारे पर सवाल उठेगा। नहीं बिल्कुल सही। अगर एक मिनट भाई, अगर लोकसभा में 37 सीट जीतने का क्रेडिट आप पीडीए को देंगे तो सीट हारने का अपयश भी पीडीए के सर आएगा ना, कि पीडीए का ताप कम हो रहा है, पीडीए नीचे जा रहा है, ऐसा तो फिर मैसेज होगा नहीं। अमिताभ जी, जब किसी चीज से किसी अपोनेंट को बड़ी चोट लगती है तो फिर वो कहता है अरे यार छोड़ो, तो भूल जाओ, जो हुआ हुआ, वो सपना समझ के भूल जाओ। तो इसी टाइप की इनकी बात है कि वो कोई इल्यूजन है, इल्यूजन ही समझ रहे। इतने बड़े चोट खाए, 37 सीटों पे हरा दिया हम लोगों ने, 72 से 33 पे आ गए, तो उसको इल्यूजन मान के अपने मन में संतोष कर रहे हैं। अब दूसरी चीज देखिए भैया, अभी रुक जाओ जी। अमिताभ जी, गोल्ड जहां भी रहेगा उसके ऊपर कितनों
आप सरकारी कीचड़ डालो, सरकारी डंपर से कीचड़ डालो, लेकिन जब उसको अवसर मिलेगा अमिताभ जी, गोल्ड उसी तरह चमकेगा। तो पीडीए गोल्ड है। जब भी उसको फुल फ्लेज चुनाव में अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा, पीडीए फिर वही लोकसभा चुनाव वाला थ्योरी उत्तर प्रदेश में समेत हिंदुस्तान के कोनों कोने में दोहराएगा। इस बात को मैं लिखित गारंटी देने को तैयार हूं। जिस दिन फुल फ्लेज चुनाव होगा अमिताभ जी, जिस दिन अंधेरा छटेगा, उस दिन नया सवेरा। अशोक जी एक मासूम सवाल कर लूं, अगर अंधेरा रहेगा, अशोक जी खत्म, अंधेरा खत्म। अशोक जी एक मासूम सवाल कर लूं, अब मन कर गया। ईश्वर करे आपको सफलता मिले 27 के चुनाव में, मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। लेकिन अगर 1% मान लीजिए नहीं मिली सफलता क्या, तो उस चुनाव को जेन्युइन माना जाएगा या फर्जी घोषित करके ट्वीट किया जाएगा कि झूठा चुनाव है? असली चुनाव 2024 लोकसभा हुआ था केवल, उसके बाद सारे चुनाव फर्जी हैं, क्या ऐसा कहा जाएगा? या उसको असली मान के सिर झुकाया जाएगा जनादेश के सामने विनम्र व्यक्ति के तौर पर? अशोक भाई। अमिताभ जी मैं स्पष्ट बता दूं, आम चुनाव में इस सरकार की हैसियत नहीं है कि बेईमानी कर सके इतने बड़े पैमाने पर। और जहां पे सरकार की बेईमानी रुकेगी, वहीं पे पीडीए अपना रंग रूप दिखाना शुरू करेगा। भैया न शर्तें ना लगाओ, ये ना कहो शर्तें लागू, ऐसा विज्ञापन न जारी करो जैसे नीचे लिखा होता कंडीशन से अप्लाई। मेरा बड़ा मासूम सवाल है, जो एटा इटावा गाजीपुर पडरौना सब जगह समझ में आए। 27 आप नहीं जीते तो चुनाव ईमानदारी से माना जाएगा कि उसको खारिज कर दिया जाएगा आज की तरह कि ये झूठा चुनाव है? जीतने वाला शीशे के सामने खड़े होके अपनी जीत का जश्न नहीं मना सकता आंखों में आंखें डाल के, ऐसा कहा जाएगा? अब कौन किसकी आंखों में आंखें डाले ये भी आप ही तय कर दोगे, बताओ गजब है। अशोक भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, एकदम वही बात आपने बोला, आपका बहुत बहुत आभार, कि शीशे के सामने खड़े होके जीत का जश्न नहीं मना पा रहे हैं भाजपाई। इनको डर लग रहा है कि साला ये तो बेईमानी करके जीत गए, 27 में क्या होगा। पीडीए से घबराए हुए हैं बेचारे। अशोक भाई मैंने तो एक सवाल, आप उसकी गारंटी, आप लिखित में कई गारंटियां दे चुके हैं हमको, अभी तक एक गारंटी और दे दो कि अमिताभ जी 27 में जो परिणाम आएगा हम सिर झुका स्वीकार करेंगे, कहेंगे ये जनादेश पवित्र है। बोल दो इतना। फुल फ्लेज चुनाव का सारी, अरे 27 तो फुल फ्लेज नहीं होगा, उसमें फुल फ्लेज बोलने क्या? बिल्कुल उपचुनाव, सॉरी 27 का तो फुल फ्लेज चुनाव ही है साहब जी, तो उसमें कहां से कोई देने बाएं करेगा? हम तो कह रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? फिर भागने नहीं देंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे आपकी बात। 100% मानेंगे अमिताभ जी की जो चुनाव 2027 का होगा, चुनाव में इनकी बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक। वैसे हमको उम्मीद नहीं कि मानेंगे, माफ करिएगा। आप कोई ना कोई ट्वीट करेंगे जरूर अगर आपके मन मुताबिक परिणाम नहीं आया। नावेद शिकोह को भी मेरे ख्याल से भरोसा नहीं होगा कि आप उसको पवित्र मान ले, ना मनीष गुप्ता को होगा। चुनाव हर पवित्र होता है मालिक। जब हम चुनाव को अपवित्र कहते हैं ना, तो हम वोटर का अपमान करते हैं। जनता ही जनार्दन है भाई। राजनीतिक लोगों के माथे पर राजयोग और वनवास वही लिखती है। केजरीवाल की सारी बातें, सारे वादे धरे रह गए ना, वनवास भेज दिया और 27 साल का भाजपा का वनवास अपने एक अंगूठे से खत्म कर दिया दिल्ली ने। बोले जाओ तुम्हारा राजयोग आ गया। केजरीवाल से कहा तुम्हारा राजयोग खत्म, जाओ वनवास। कहां किस भ्रम में है महाराज राजनीतिक लोग। कृष्ण मोहन पांडे, 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी करिए, अगर ईमानदारी से होगा, फुल फ्लेज चुनाव होगा और गड़बड़ है तो फिर हम उसको मान लेंगे, लेकिन बाई इलेक्शन को नहीं मानेंगे। अमिताभ भाई देखिए, मानना ना मानना इनकी व्यवस्था है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान में, लोकतंत्र में और जनता में विश्वास रखती है, जिसका प्रतिफल चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने आके खड़ी हो जाती है। हम विजय खुशी को प्राप्त करते हैं। परंतु अभी जो इन्होंने कहा कि 27 में जो भी रिजल्ट आएगा उसको मान लेंगे, तो क्या 2019 में जो रिजल्ट आया था उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि उस समय भी पिछड़ा भी इनके साथ था, दलित भी इनके साथ था और अल्पसंख्यक भी इनके साथ था। इनका पीडीए साथ था, तो क्या वो पीडीए इनके साथ नहीं था तो हार गए, या पीडीए साथ था तो हार गए? दोनों तय कर लेंगे। और 27 में जिस पीडीए को लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि पीडीए हमारे साथ रहेगा, साहब 1 साल और बीतने दीजिए, यही कांग्रेस सर पे चढ़ेगी और अल्पसंख्यक वोट साथ लेके जाएगी, फिर चिल्लाएंगे कांग्रेस हमारे साथ दिक्कत कर रही है। देखिए, आपका जो एजेंडा है, जातिवादी एजेंडा, विघटनकारी एजेंडा, समाज को तोड़ने का एजेंडा,
ये उत्तर प्रदेश और देश कभी चलने नहीं देगा। और भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को जोड़ने का, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने जितनी भी परियोजनाएं प्रारंभ की, देश की जनता के एक एक लोगों तक उनके अधिकार थे और उनको दिया। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं और इसका प्रतिफल हो रहा है कि हम मिल्कीपुर जीत रहे हैं, इसका प्रतिफल ये हो रहा है कि हम दिल्ली जीत रहे हैं। और बड़े दावे के साथ कहता हूं, ये विकास, ये समावेशी परिवेश हमको 27 में विजय श्री दिलाएगा और पुनः एक बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और पुनः उसके बाद भी अमिताभ भाई आप भी हैं और नारायण भाई भी हैं, उस बार भी आरोप लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैक कर लिया। लेकिन साफ स्पष्ट कर दो कि हम ईवीएम नहीं हैक करते हैं, लोगों के हृदय को हैक करते हैं, उनके रात दिन दुख सुख में खड़ा होकर उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ते हैं और विजय श्री लेके। ठीक है कृष्णमोहन भाई, ठीक है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है नाविद जी को, मिल्कीपुर के बाद और दिल्ली के बाद, मिल्कीपुर भी और दिल्ली विशेष रूप से, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश यादव ने दखल दिया के चुनाव में, वो रोड शो किया केजरीवाल के साथ, कांग्रेस को वो चीज स्वाभाविक है हर्ट करेगी। उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आए, उन्होंने कहा भाई मेरे लिए दोनों बराबर हैं, कांग्रेस भी केजरीवाल भी, हम वहां नहीं जाएंगे प्रचार करने, कोई जीते कोई हारे। लेकिन अखिलेश जी आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का क्या है। क्या अब मिल्कीपुर और दिल्ली के परिणाम के बाद ये लगभग तय हो गया है कि 27 में कांग्रेस अलग चलेगी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मुझे एक कांग्रेस के बड़े नेता ने व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि परिणाम कुछ भी रहे अग्निहोत्री जी, राज्यों में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अलग, ये जान लीजिए। बोले परिणाम कुछ रहे, 0 आए इससे मैं मतलब नहीं, लेकिन हम अपनी पार्टी को कुर्बान नहीं करेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी अकेले। क्या ये उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेंड सेट हो गया कि भाई उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और गठबंधन समाप्त हो जाएगा? कांग्रेस हाईकमान ने यही फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दल है हम उसको खत्म करेंगे, भले ही हम अभी बौने हो। हम भाजपा के सामने अकेले खड़े होने का रास्ता तय करने के लिए भाजपा के सामने जो विरोधी दल खड़ा है पहले हम उसको खत्म करेंगे। और वो कांग्रेस ने उसकी शुरुआत दिल्ली में की, आपको खत्म करना। खत्म मींस वो हारी नहीं है, बल्कि जो आपने बात कही कि अब उसका पार्टी भी टूट जाएगी, वो बिल्कुल सतह पे आ जाएगी, तब कांग्रेस को लगेगा कि अब पहले जैसा मुकाबला होगा, सिर्फ बीजेपी के सामने कांग्रेस और कांग्रेस के सामने बीजेपी, भले ही उसमें 10 साल लग जाए। ये एक मास्टर प्लान है कांग्रेस का। अगर वही फार्मूला उसने यूपी में भी अपनाया कि हमें भाजपा के सामने खड़ा होने के लिए समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है, तो अकेले लड़ लेगी और ये इसका असर होगा भी। जैसा कि यहाँ पर और पैनलिस्ट ने भी कहा कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ लेती है तो कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिलेगा, जैसे दिल्ली में हुआ, लेकिन सभा का बड़ा नुकसान हो जाएगा और आने वाले समय में एक नया विश्वास, एक नया जनाधार, अगर ये पॉलिसी है तो बहुत खतरनाक है और ये समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए बेहतर ये होगा। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दल है, बहुत पुराना संगठन है, बहुत जमीनी मेहनत करते हैं ये लोग। इनको चाहिए है कि जमीन पे मेहनत करें, अपनी हार स्वीकार करें, अपनी हार की समीक्षा करें और कांग्रेस और अन्य दलों के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए ताकि वो भाजपा को टक्कर दे पाए। मनीष जी, एक देसी कहावत है, जो आदमी अपनी दोनों आंखें इस कारण फोड़ने के लिए राजी हो जाए कि शत्रु की एक आंख फूट जाएगी, वो आदमी बड़ा खतरनाक हो जाता है। कांग्रेस इसी भाव मुद्रा में है क्या? और दिल्ली में उसने वो कर दिया। उत्तर प्रदेश के सिलसिले में कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करो तो वो कहते हैं कि हमको 3 चुनाव लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? नेता बूढ़े होते हैं, पार्टी थोड़ी बूढ़ी होती है, लेकिन जब भी खड़े होंगे हम ही खड़े होंगे। क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस के अंदर एक अंतर्विरोध है इस चुनाव में। कांग्रेस का लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर चाहता था कि हम पूरी ताकत से लड़ें, आम आदमी पार्टी को अच्छी सी चोट पहुंचाएं और अपना अस्तित्व दिखाएं। भले ही हम हार जाएंगे लेकिन अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाएंगे। वही कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ऊपर से ये चस्का दिया गया अखिलेश जी ने, ममता जी ने और जो है लालू प्रसाद जी के पुत्रों ने कि आप विधानसभा हम पर छोड़ दो, लोकसभा में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं राहुल जी इस झांसे में आ गए
जिस वजह से आम आदमी पार्टी पर उन्होंने अटैक नहीं किया। सोशल मीडिया में फोटो घूम रहा है जिस पर लिखा है, कोई ये कांग्रेस का नेता खड़ा है, कहता भाई जीरो चेक कर लो, पेट्रोल पंप के फोटो के साथ लिखा है जीरो चेक कर लो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसके अंतर विरोध ने उस स्थिति पर पहुंचा दिया है कि वो अपना आंकड़ा 0 से 1 लाने के लिए जूझ रही है। पूरे चुनाव गणना में सिर्फ एक बंदा देवेंद्र यादव कहीं कहीं बढ़त पाया, वरना सब ढप के ढप। जी मनीष जी, मसला मेरा ये नहीं कि, और शायद कांग्रेस भी इस बात से अभी वाकिफ है, उसने इस सच को स्वीकार कर लिया है अंतर्मन से कि अभी 2-3 चुनाव हमको संघर्ष करना होगा। कांग्रेस को यह भ्रम नहीं है कि वो अकेले खड़ी होकर जंग जीत लेगी, नहीं। जहां 20-20 साल से 30-30 साल से क्षेत्रीय दल राज कर रहे हैं, वहां कांग्रेस को भ्रम नहीं है। मेरी जितनों से बात होती है उनको कदे भ्रम नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई साहब कभी तो शुरुआत करनी होगी ना। अब किराए के मकान में नहीं रहना, अपनी झुग्गी डालेंगे, भले मकान नहीं बना सकते झुग्गी डालेंगे, लेकिन अपना करेंगे। आदमी भी एक स्थिति आ जाती है ना, वो कहता भाई साहब आप किराए के मकान में रहेंगे, हम अपना करेंगे, छोटा ही सही, 1 कमरे का सही। आपने ठीक कहा कि देवेंद्र यादव के छोड़ दीजिए बादली वाले, तो कोई नहीं, जीत 1-2 राउंड 4 राउंड में भी बढ़त में, ठीक बात है। लेकिन मनीष बाबू ये भी ध्यान रखना होगा आपको, मेरी बात से सारे लोग सहमत होंगे कि संदीप दीक्षित को जितने वोट मिले हैं वो केजरीवाल के पराजय के अंतर से 3 गुना ज्यादा हैं, 4 गुना। क्या संदीप दीक्षित नहीं होते तो केजरीवाल विधानसभा पहुंच गए होते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस सच को समझिए, तो ले लिया ना। इस सच को समझिए, जीरो मत देखिए उनके जीरो क्या है ये केजरीवाल से पूछो जाके भैया, उनके छाती में घाव कितना गहरा लगा है जीरो से, ये उनसे पूछो जाके, कहां गलतफहमी में हो। और अशोक जी को भी याद होगा, और भाजपाइयों को तो कृष्ण मोहन पांडे को भी याद होगा, सुना तो होगा ही कम से कम इन्होंने। कल्याण सिंह जी अलग लड़ गए पार्टी बना के एक दौर में, 4 लोग जीते कुल, जिसमें 2 तो उन्हीं के परिवार के थे, वो और राजू, 2 और, कुल 4 जीते। लेकिन हम लोगों ने एक समीक्षा की, हम बैठे, गोविंदाचार्य जी बैठे, और देखा कि एक एक सीट का क्या रिजल्ट है, क्या मामला है। पांडे जी सुन लो आप, 76 सीटें भगवान का नाम लेके सियावर रामचंद्र की जय बोल के 76 सीटें हरवा दी थी कल्याण सिंह की पार्टी ने भाजपा को। कितनी बोलो? 76। मनीष बाबू 76 थे, वो भी छोटे दल थे क्या, लेकिन भाजपा के माथे से राजयोग को मेट दिया था क्या। जहां उनको 1000 वोट मिला वहां भाजपा 700 से हारी। काम आपका तो काम लगा दिया ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अशोक जी, क्या हम ये माने कि अब साथ चलना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जिस ढंग से अखिलेश जी ने दिल्ली के चुनाव में हस्तक्षेप किया उससे कांग्रेस में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया। अमिताभ जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया। जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उसी समय ये बात बिल्कुल लिखा पढ़ी में थी कि जो भी दल जिस राज्य में मजबूत है बाकी के दल उसको सपोर्ट करेंगे। अब वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में थी कांग्रेस से, तो इसलिए हमने गठबंधन धर्म में जो हमारा समझौता हुआ था उस समझौते के तहत हमने अपना काम किया, अपना फर्ज अदा किया। लेकिन कांग्रेस का विरोध समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में नहीं किया, किसी एक शब्द हम लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोले। हमारे गठबंधन में जो बात मैच शुरू होने के पहले जो नियम कानून था उसी नियम को फॉलो करते हुए हमने इस मैच में अपना पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन अब यूपी को लेकर के भविष्य में आपने जो समीक्षा किया तो जनता से बड़ा स्मार्ट तो कोई नहीं है। जनता जानती है कि हमें क्या करना है। ठीक बात है, जनता भी जानती है और दल भी जानते हैं कि हमको क्या करना है। कृष्ण जी, छोटी सी टिप्पणी इसी पर, क्या 27 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं रहेगा? आप संभावना क्या देख रहे हैं? छोटी सी टिप्पणी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र का चुनाव था, अरे मध्य प्रदेश का चुनाव था, और यही अखिलेश जी से राहुल जी ने कहा था कि ये विधानसभाओं का चुनाव है, हमारा गठबंधन लोकसभा का है।
इसलिए इस पे हमारी आपकी बनेगी नहीं, और उनको मध्य प्रदेश में उन्होंने टाटा फिर वादा कर दिया। इसी का प्रतिफल ये रहा कि उत्तर प्रदेश में बार बार ये झगड़े चलते रहे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और अभी हमारे साथी ने कहा कि अखिलेश जी ने तय कर दिया था कि जहां मजबूत होंगे वहां हम नहीं लड़ेंगे। तो साहब महाराष्ट्र में क्या करने गए थे? महाराष्ट्र में तो उद्धव वहां पे इंडिया गठबंधन मजबूत था, मन से वहां पे उद्धव ठाकरे जी मजबूत थे, उनके पक्ष में क्यों लड़ गए? जम्मू कश्मीर में वहां पे कोई और मजबूत था, वहां क्यों लड़ गए? तो साहब, और यही अखिलेश जी ने कहा था गठबंधन में त्याग का कोई स्थान नहीं होता है, और ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए था, तो विधानसभा में साथी क्यों? जी ठीक है कृष्णमोहन भाई, ठीक ढंग से कांग्रेस भी जानती है कि आपका गठबंधन और उनका गठबंधन कितना दिनों तक चलेगा। और ये उत्तर प्रदेश में सफाई कहना दीजिए, पुनः इस बात को मैं कहता हूँ कि तब तैया होगा, और नाचने वाले कोई और होंगे, बजाने वाले कोई और होंगे। ठीक है, रुकना होगा कृष्णमोहन जी, अभी रुकना होगा। मुझे लगता है कि कोई पार्टी अगर ये तय कर ले कि हमें अपने नुकसान की चिंता नहीं, तो वो पार्टी सबसे ज्यादा मारक हो जाती है। आत्मघाती दस्ता सबसे ज्यादा मारक क्यों होता है? उसको अपने प्राण की चिंता नहीं, वो तो कहीं भी कूद पड़ेगा, जाके 10-50 को लपेट के ले ही जाएगा। नहीं, दिल्ली में कांग्रेस इस भाव के साथ ही उतरी थी कि हमको तुम्हें सबक सिखाना है, सिखा दिया, इसीलिए लड्डू बांट रहे हैं। और किस लिए बांट रहे हैं? भाजपा की विजय से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं दिल्ली में, केजरीवाल की पराजय से कांग्रेस संतुष्ट रही। इससे यह बात पुष्ट होती है कि कांग्रेस हाईकमान ने लगभग यह फैसला कर लिया कि राज्यों में हमें अपनी उपस्थिति अकेले बनानी है। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, कितना भी संघर्ष करना हो, लेकिन चलेंगे अकेले, क्षेत्रीय दलों के जूनियर पार्टनर होकर नहीं चलेंगे। एक चीज समझ में आती। दूसरी, मिल्कीपुर का चुनाव अखिलेश यादव वर्सेज योगी आदित्यनाथ था, या यूं कह लीजिए योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव था। ये सच है। कोई नहीं कह रहा था कि चंद्रभान और अजीत की लड़ाई है, कोई नहीं कह रहा था। अवधेश प्रसाद का ही नाम नहीं ले रहे थे लोग, केवल सीधे टॉप फ्लोर की बात हो रही थी, टॉप लेवल की, योगी जी वर्सेज अखिलेश जी। तो फिर इतना मन उदार होना चाहिए कि अगर हमने जो लड़ाई बनाई जिस ढंग की, उसमें जो जीते फिर उसको बड़े मन से ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई वो जीत गए इसमें और हम हार गए। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये कि अयोध्या जीत ली, वो सीट का नाम था फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, उसमें से फैजाबाद डिलीट करके डाल दिया गया अयोध्या। सब जगह कहा गया अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए, भाजपा अयोध्या हार गई, भाजपा अयोध्या हार गई। मेरी समझ ये कहती है कि अयोध्या जैसे दिव्य धाम को चुनाव की चौसर पर इस ढंग से नहीं लगाना चाहिए था कि हमने अयोध्या जीत ली। अगर कहना था तो इसको इस ढंग से भी कह सकते थे कि अयोध्या के लोगों ने हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, इस ढंग से भी कहा जा सकता था। लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, कहा जा सकता था। लेकिन बता दिया कि अयोध्या के नए राजा हो गए, ऐसा लगा कि इनका राज्य रोल हो गया कहीं अवधेश जी का। ये नारा क्यों दिया गया? अयोध्या न काशी चलेगा केवल पासी। अयोध्या न काशी बोलने की क्या जरूरत थी? नावेद बाबू, इस भाव का, इसका भाव समझिए। जब आप अयोध्या न काशी बोलते हो तो उससे एक मैसेज देने की कोशिश करते हो आप कि अयोध्या भी कुछ नहीं, काशी भी कुछ नहीं, फिर कौन है? बोले पासी, जो अवधेश बाबू हैं। यह भाव ठीक नहीं था। यह उसी का प्रतिकार है। मिल्कीपुर का परिणाम इसी धारणा का प्रतिकार है, उद्घोषणा है कि अयोध्या को कोई माई का लाल जीत नहीं सकता, कोई ने देहधारी अयोध्या का नरेश नहीं हो सकता। अवध नरेश एक ही हो जाए, जिनको हम कहते हैं बोल सियावर रामचंद्र की जय, राजा राम की जय। राजनीति में पार्टियों के प्रति अंताक्षरी पार्टियां आपस में खेलें, ठीक है, लेकिन आप काशी और अयोध्या को नारों में ले आएंगे इस ढंग से
कि अयोध्या ना काशी, अयोध्या ना काशी, चलेगा केवल पासी। तो लगता है पासी इज इक्विवेलेंट टू अयोध्या और काशी। ये भाव ठीक नहीं ना। वो नारायण हैं, वो भारत की आत्मा है, उनको पासी यादव ठाकुर बनियाम कहां का सीट रहे हो महाराज। और दिल्ली की एक धारणा ये कि 27 साल बाद बीजेपी का वनवास जनता ने समाप्त किया, उसमें सबसे बड़ा कारण खुद केजरीवाल है। केजरीवाल जिस छवि के कारण दिल्ली की पसंद बने थे, उस छवि को केजरीवाल ने अपने ही हाथों से समाप्त कर दिया था। जेल और प्रहसन, घपले घोटालों के मामले और जेल यात्रा, इसने केजरीवाल की छवि को तार तार कर दिया था। स्वाभाविक है, उसके बाद वही होना था जो हुआ। और अंतिम बात यह कि कांग्रेस इस भाव मुद्रा में दिख रही है, इस मूड में दिख रही है कि हम क्षेत्रीय दलों को राज्यों में अपना सीनियर पार्टनर बना के चुनाव में नहीं जाएंगे। अगर ये करना होता तो दिल्ली में भी हो सकता था। नहीं, हमको 0 मिले संतुष्ट, लेकिन अपनी दुकान खोलेंगे जरूर, छोटी हो या बड़ी हो। किसी बड़े मॉल में के पीछे नहीं खड़े होंगे, अपनी दुकान अलग खोलेंगे। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तालमेल रह पाना बहुत कठिन है। धन्यवाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।